नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। मजे आना जीवन में, खुल के खेल रहे हो हैं? चलो। शिक्षा वही है जो सीख ले, शिष्य वही जो सीख ले, गुरु से ज्ञान अगाध। अरे भाई निकल गया अब तो। नमस्ते दर्श। नमस्ते। नरेंद्र, अर्जुन, बिट्टू, ओमकार, अंकित, श्रीवास्तव, करुणा, कृष्णा, अक्षिता, आकांक्ष, दीपांशु। बस अब नाम नहीं पढ़े जा रहे हैं। अब आपने कमेंटों की स्पीड बढ़ा दी है, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, एक बच्चे का पढ़ा, अंकी का पढ़ा। एंशियंट के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? एंशियंट के नोट्स बन रहे हैं, बचे हुए जो हैं वो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, टेलीग्राम वाले पे। आगे बढ़ते हैं। कैसे हो आप लोग? मजे आ रहे हैं? हाँ, मजे आ रहे हैं का जीवन का। ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम तीनों मीटिंग्स के बारे में बात कर चुके थे। तो आज की जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए, वो हेडिंग होनी चाहिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां आपकी आज की हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, हेडिंग क्या होनी चाहिए बाबू आपकी? संविधान सभा की प्रमुख समितियां, हेडिंग डाल लीजिए। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु से ज्ञान अबे यार गया यार, क्या बताऊं मैं तुझे बाबू। ये लो, हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग बोली है हम? हेडिंग हम बोले हैं कि आप इस पे हेडिंग डाल लीजिए, संविधान की प्रमुख समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज, प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां आपको देखने को मिलता है, समितियां। इंपोर्टेंट कमिटीज आपको यहां देखने को मिल जाता है। इंपोर्टेंट कमिटीज आपको देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट कमिटीज आपको देखने को मिलता है। कमिटीज आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये समितियां क्यों हैं? समितियां इसलिए होती हैं जिस वजह से आपके काम को आसानी से किया जा सके और अलग अलग तरीके से उसको किया जा सके। बात समझ रहे हैं? मतलब कार्य को आसानी से किया जा सके, प्लस अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशाओं में, चहु दिशाओं में कार्य किया जा सके। मान के चलिए आपके घर में एक शादी है। लेट्स सपोज हम किसी की शादी करा देते हैं। प्रखर अपना चीता बहुत बोलता है, ठीक है, मतलब अच्छा बोलता है, बट लड़का प्रखर का विवाह है। तो हमारा जो प्रखर नाम का ये लड़का है, इसकी है शादी। प्रखर की क्या है? प्रखर का विवाह है। तो अब प्रखर का जो विवाह है, प्रखर के मित्र हैं चार। इनके जो मित्र हैं वो चार हैं। अब हमें चार जो है अरेंजमेंट करने हैं। विवाह में भैया बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे किम जोंग उन इनके मित्र हैं, जैसे मान के चलिए किम इनका दोस्त है। किम, किम नाम का इनका एक दोस्त हो गया। दूसरा दोस्त जो है इनका सागर नाम का है। एक इनका सचिन नाम का है। एक सचिन नाम का दोस्त है। एक इनका सागर नाम का दोस्त है। और एक जो इनका दोस्त है दैट इज अभिषेक नाम का। ये चार दोस्त हैं। विवाह में आप समझते हैं चार कार्य हैं। किसी को डीजे का अराउंस मतलब अरेंजमेंट करना है, किसी को फूड देखना है, किसी को गेस्ट लिस्ट देखनी है, और किसी को अरेंजमेंट देखना है, डेकोरेशन वगैरह अरेंजमेंट देखना है, अरेंजमेंट ऑफ डेकोरेशन, डेको देखना है। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं। ठीक है, हमारे सामने दो विकल्प हैं नरेंद्र भाई। हमारे सामने कितने विकल्प हैं? दो। या तो ये चारों जन मिलके पहले डीजे वाली के पास जामे, उससे कहेंगे भाई डीजे पहुंचा दियो इतने बजे, पहला काम। दूसरा एक तरीका है कि पहले ये यहां जाएं, फिर ये यहां से यहां जाएं, फिर ये यहां से यहां जाएं, और फिर ये यहां से यहां जाएं। तो चारों ही लोग चारों स्थानों पर जाएं। एक तो तरीका ये है। एक दूसरा तरीका भी है कि किम इसमें से संभाल ले डीजे को, कि किम डीजे संभाल ले। सचिन का काम हो जाए फूड वगैरह देखना। सागर का काम हो जाए गेस्ट लिस्ट को देखना। और अभिषेक का काम हो जाए अरेंजमेंट ऑफ डेकोरेशन को देखना। तो एक बात बताइए कि यहां पर जो चार कार्य चार अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, या चार कार्य को चारों व्यक्ति जा जाकर कर रहे हैं, इसमें ये तो है पहला तरीका, ये ए तरीका है, और ये अलग अलग करने वाला बी तरीका है। तो कौन सा तरीका अधिक उचित है? मुझे बताओ, कौन सा तरीका अधिक उचित है? सर दारू का इंतजाम कौन कर रहा है? नहीं, ये नहीं होता भाई विवाहों में। ये कुछ चीज होती है, पीते हैं क्या लोग इसे? अरे मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है।
तो बताइए इसमें से किसी दिन तुम्हारी कमेंट में पब्लिक कराऊंगा मजाक से हटके, तुम्हें तभी मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा तरीका ज्यादा उचित है? तो तरीका ज्यादा उचित है जो बी वाला है, क्योंकि इसमें काम आसानी से हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलो बेहतरीन। बी, बी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बी काम ज्यादा बढ़िया है, मतलब मैक्सिमम लोगों का बी कहना है, ए तो किसी का भी कहना नहीं है। समझदारों की क्लास है ये, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन। तो ये हो जाता है हमारे सामने स्पष्ट, क्लियर हो गया। ओके सर। अब इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं कि क्या इसके आगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इसी वजह से जैसे काम को विभाजित करके आसानी से किया जा सकता है, तो काम को संरचनात्मक ढंग से और तेज करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया। तो समितियां जो बनाई गई थी, इसका निर्माण का कारण क्या था? कारण क्या था? कारण या ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों ऐसा किया गया? ऑब्जेक्टिव समझिए। ऑब्जेक्टिव बहुत साफ था, कार्य को तेज करने के लिए, वह संरचनात्मक तरीके से करने के लिए, कार्य को संरचनात्मक तरीके से करने के लिए, तरीके से करने के लिए तथा शीघ्र समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। शीघ्र समाप्त करने के लिए किया गया था, समाप्त करने के लिए किया गया था। फॉर एनहेंसमेंट एंड बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट, इससे बेटरमेंट हुआ, कार्य बेटरमेंट हुआ और एनहेंसमेंट हुआ, एनहेंसमेंट हुआ, एनहेंसमेंट हुआ, इसलिए यह कार्य यहां पर किया जा रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां जो समितियां बनी हैं, यहां जो समितियां बनी हैं वो दो प्रकार की हैं। समितियां कितने प्रकार की बनी हैं? समितियों के प्रकार हैं दो। एक प्रकार को कहा जाता है मुख्य समितियां, या फिर उनको वृहद समितियां कहा जाता है, मेजर कमेटी कहा जाता है, मेजर कमेटी। ठीक है, बड़ी समितियां इनको कहा जाता है, बड़ी समितियां, और एक को कहा जाता है, ठीक है, छोटी समितियां इनको कहा जाता है दूसरे को। एक को कहा जाता है बाबू वृहद समितियां, वृहद समिति इनको कहा जाता है, वृहद समितियां। और इसको क्या कहा जाता है? छोटी समितियां, या इनको लघु समितियां हिंदी में नाम देते हैं, लघु समितियां। लघु समिति इसको यहां नाम देते हैं, लघु समिति। तो उसको हम उसी प्रकार से समझते हैं। वृहद समिति को समझते हैं हम मेजर कमेटीज बोलते हैं, और इसको बाबू हम बोलते हैं माइनर कमेटीज। वृहद समितियों की संख्या आपको देखने को मिलती है 8, और माइनर कमेटीज की हमें देखने को मिलती है 13। परंतु कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इनकी संख्या 14 थी, बट सम सोर्सेस से दैट इनकी संख्या 14 है। सम सोर्स क्या कहते हैं? सम सोर्स इनकी संख्या 14 आपको देखने को मिलती है। सम सोर्सेस स्टेट दैट इट्स काउंट इज 14। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में समझिएगा। ठीक है, पंकज देखो कमेंट। आयुष का कहना है कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया आदमी थे, एकदम सही। यार ये तो सब कहने सुनने वाली बात हुई आयुष। क्या आप समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में बाकी समझते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, आवश्यक चीजों को जरूर बताया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है आयुष, तो बाबू इसमें वृहद समितियां 8 हैं, लघु समितियां जो है 13 हैं, लेकिन कुछ 14 बताते हैं। तो इस आधार पर कुल कितनी हो जाएंगी? कुल, सर कुल फिर इस आधार पे कुछ लोगों के हिसाब से 21 हो जाएंगे, और वहीं सम सोर्स कहेंगे कि ये 22 हैं, कहेंगे कि ये 22 हैं। सर अगर पेपर में आ जाता है, यदि पेपर में विकल्पों के आधार पर, वैसे तो निर्भरता रहेगी, विकल्प कैसे आ रहा है, 21 आ रहा है केवल, 22 नहीं है तो 21 होगा। अगर पेपर में दोनों विकल्प हैं तो 22 के साथ अधिक जाना, 14 के साथ अधिक जाना। ये कुछ इस प्रकार से आपको बातें देखने को मिली हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको कोई समस्या नहीं है बाबू। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृहद समितियों के बारे में, मेजर कमेटीज के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए मेजर कमेटीज, नेक्स्ट पेज पे हम मेजर कमेटीज को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। आपकी नजरों ने समझा शादी के काबिल मुझे, ऐसा प्रखर कह रहे हैं भाई। बाकी जो छात्र हैं प्रखर के बारे में, अगर वो इनको भेंट वगैरह देना चाहते हैं, आप मुझे भेंट भेज देना, मैं प्रखर को भेज दूंगा। हाँ,
ठीक है, चलिए। अच्छा, अमरेंद्र दुर्वे कहाँ से हो आप? आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, जो मेजर कमेटीज हैं, 8 मेजर कमेटीज हैं, 8 की 8 जरूरी है। ठीक है, क्या ये मूल विधि का पार्ट है? अरे मूल विधि अलग होती है, यूट्यूब पे चल रही है मूल विधि, वो अलग होती है। हेडिंग डाल लीजिए, मेजर कमेटीज। हेडिंग डाल लीजिए, मेजर कमेटीज। हेडिंग डाल लीजिए, मेजर कमेटीज। कमिटीज, मेजर कमिटीज, आप हेडिंग डाल लीजिए। अब मेजर कमिटीज के अंदर हम पढ़ते हैं क्या? मेजर, मेजर का मतलब होता है कि भाई वृहद, वृहद समितियां। मेजर कमिटीज का मतलब होता है वृहद समितियां, वृहद समितियां। अब जैसा मैंने बताया कि ये 8 है, 8 है मेजर कमिटीज, तो इनको 8 के अनुसार ही देखिए। पहली समिति को कहा जाता है राज्य संविधान समिति, या पहले आप बोल लीजिए संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। पहली है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। और इसको बोलते हैं संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और एक होता है बाबू राज्य संविधान समिति, या राज्य समितियां, राज्य संविधान समिति, समिति। 3 कमेटी आपको देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ट्यूशन कमेटी इसको बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही समितियों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है, इन तीनों ही समितियों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है, और तीनों ही समितियों को संभाला जाता है किसके द्वारा? नाम एक जो चहु दिशाओं में घूम रहा था उस समय, जवाहरलाल नेहरू। दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। ठीक है, तो दैट इज जे एल नेहरू, जो इस पार्टी को हेड कर रहे हैं, तीनों ही पार्टीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे इसमें कि भाई संघ संविधान हो गया और संघ शक्ति हो गई, राज्य संविधान हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरा, विक्रम। अगली समिति आपको जो देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं भला? एक होती है संचालन समिति और एक होती है कार्य प्रक्रिया समिति। एक होती है संचालन समिति, संचालन समिति, और एक होती है बाबू कार्य प्रक्रिया, एक होती है कार्य प्रक्रिया समिति, एक होती है कार्य प्रक्रिया समिति। संचालन को बोला जाता है स्टेयरिंग कमेटी तो बोलते हैं स्टेयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। और इसको बोलते हैं वर्क प्रोसीजर कमेटी, इसको बोलते हैं वर्क प्रोसीजर कमेटी, वर्क प्रोसीजर कमेटी, वर्क प्रोसीजर कमेटी। तो इसके हेड कौन है? ठीक है, चलिए इसके हेड कौन है, बात को समझो बाबू। इसके हेड आपको जो देखने को मिलते हैं उनके बारे में याद रखना, दैट इज राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू जी, राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू जी इसमें हेड देखने को मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद हेड देखने को मिल जाएंगे। समिति कितनी हो चुकी है गिन लेना एक बार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब आती है प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी आती है भाई? प्रांतीय संविधान समिति आपको देखने को मिलती है 6वीं, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बाबू इसको। ये प्रोविंस जो होते हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविंस होते हैं कि भाई कौन से केंद्र के पास, किस राज्य के पास कितनी पावर्स रहेंगी, प्रोविंसेस के पास क्या पावर्स रहेंगी, इनके बारे में। ठीक है। अगली है बाबू 7वीं परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी। किस चीज पर एडवाइस मांगी जा रही है परामर्श समिति में? एडवाइजरी किस चीज की है? एडवाइजरी किस चीज की है? एडवाइजरी बहु परामर्श समिति है, लेकिन एडवाइजरी किस चीज की दी जा रही है वो समझिए। दो चीजों की एडवाइजरी दी जा रही है। पहला सर, एक तो दी जा रही है मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार उपसमिति। उपसमिति इंग्लिश में आप इसको लिख लेंगे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। एंड इसमें अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति। उपसमिति इस तरीके से है। ये पूछा जाएगा कि हेड कौन है बाबू। इसके भी आपके कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं। पूरा नाम आपको याद रखना होगा। नाम है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिलते हैं, वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। बिना परेशानी के याद रखना वल्लभ भाई जी को। यहां पर भी यही है और यहां परामर्श समिति में भी यही है। लेकिन मौलिक अधिकार उपसमिति के एक और आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज मौलिक अधिकार के जेबी कृपलानी। उपसमिति के हेड हैं जेबी कृपलानी, कृपलानी। और इसके हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। नोट करिए। उसके बाद हम 8वीं समिति की बात करेंगे, क्योंकि 7 हो चुकी है, अगले पेज पर 8वीं है। बाबू इसको माइनॉरिटी राइट्स सब कमेटी बोलते हैं, माइनॉरिटी राइट्स सब कमेटी। हाँ भाई, नोट कर लिया। हाँ जी सर। हाँ बाबू सर, मूल विधि यूट्यूब पर होगी, बैच में दोनों जगह होगी, दोनों जगह पूरी होगी। झंडा समिति के हेड कौन थे? रौनक की रौनक उतारी जाएगी। अभी रुक जाओ, रौनक मेरे लल्ला। अभी सिर्फ मैं मेजर कमेटीज बता रहा हूं, वो माइनर कमेटी पूछ रहे हो आप। अब जो 8वीं समिति है वो कौन सी है? सर 8वीं समिति के बारे में हम बात करते हैं। 8वीं समिति आपको कौन सी देखने को मिल जाती है? काइंडली नोट करिए। 8वीं समिति आपको जो देखने को मिलती है, इस समिति को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। दिस इज प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फटाफट इसको हेडिंग डालिए, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन कब होता है? गठन स्टैब्लिशमेंट कब होता है? स्टैब्लिशमेंट
कब होता है सर? एस्टैब्लिशमेंट इसका होता है 29 अगस्त 1947। पूछा जा सकता है, आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव। अध्यक्ष कौन है बाबू? डॉक्टर भीमराव है अध्यक्ष। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव है। और अदर पर्सन है 6, जो कुछ इस प्रकार से। अब इसमें कुछ बातें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे बीएल मित्र हैं। बीएल मित्र का एक विवाद था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। इनका कहना था कि मैं डॉक्टर भीमराव को यहां पर अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहता, अन्यथा मैं रिजाइन कर दूंगा। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इन्होंने त्यागपत्र दिया है बीएल मित्र ने, रेजिग्नेशन इन्होंने दिया, और इनके स्थान पर एन माधव राव आए। इनके स्थान पर कौन आए? एन माधव राव। इनके स्थान पर कौन आए? एन माधव राव। एन माधव राव। इनके स्थान पर एन माधव राव आए हैं। डीपी खेतान आपको यहां देखने को मिलता है। डीपी खेतान, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु ने इनको आवेश में ले लिया। इनके स्थान पर आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। आखिरकार इस समिति का कार्य क्या था? इस समिति का कार्य था कि संविधान को एक स्पष्ट तरीके से एक स्थायित्व देना। संविधान का मतलब क्या है कि मान के चलिए 10-15 किताब हैं आपके पास, उन 10-15 किताबों को मर्जअप करके एक किताब में निरूपित करना। ठीक है, याद रखना। अब कृष्णामा स्वामी नहीं है बाबू, कृष्णामाचारी है। मोहम्मद शादुल्ला इनमें एकमात्र मुस्लिम है। ओनली मुस्लिम आपको यहां देखने को मिलता है। देखो यार, 6 लोगों में एक मुस्लिम है, ये आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। नोट होती फटाफट बताइए। बात आई समझ में भाई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। जो छोटी समितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द माइनर कमिटीज। थैंक यू अमाल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लास्ट सेशन कब हुई थी? आगे हुईगा वो, आगे हुईगा। ठीक है। गज्जू क्या हुआ? आज तुम वहां क्लास में पहुंच गए थे हैं? बढ़िया गज्जू। आगे यहां देखिए, ये है आपकी छोटी समितियां, माइनर कमिटीज की बात कर रहे हैं। माइनर कमिटीज की बात कर रहे हैं। माइनर कमिटीज, लघु समितियां। अब लघु समितियों में सबसे पहले आपको देखने को मिलती है झंडा समिति। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है झंडा समिति। झंडा समिति आपको देखने को मिलती है, इसी की वजह से सारा कुछ मैटर होता है। इसको बोलते हैं फ्लैग कमेटी। जेबी कृपलानी हेड है इसके। जेबी कृपलानी हेड है इसके। फ्लैग कमेटी के हेड कौन है? इसके हेड कौन है? इसके हेड है आपके जेबी कृपलानी। कृपलानी इसके हेड हैं, जेबी कृपलानी।
जेपी कृपलानी इसके हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यह समिति अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाई, इसने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया, इसने कार्य पूर्ण नहीं किया, पूर्ण नहीं किया। एक और समिति बनानी पड़ी, एक और समिति बनानी पड़ी, क्योंकि इट डिड नॉट फुलफिल इट्स कंप्लीट टास्क, सो दैट्स व्हाई देयर वाज अनदर कमेटी। दूसरी समिति बनती है तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज समिति। जो तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति बनती है उसके हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजी वाले छात्र यहां से लिख सकते हैं एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। इंग्लिश वाले आप यहां से लिख लेना। इसके बाद अन्य समिति आपको देखने को मिलती है, जैसे वित्त समिति और राजेंद्र प्रसाद, सारी आपको नहीं लिखनी है। सदन समिति, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी अयंकर, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल समिति अल्लादी अयंकर है, अयंकर। व्यापार समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, के एम मुंशी, व्यापार समिति के एम मुंशी। ठीक है, बस आपको यही देखनी है, सारी नहीं देखनी है आपको, खाली ये देखनी है। अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए सिर्फ आपको यहां पर टिकअप किया जा रहा है, ये देखनी 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 है। सिर्फ आपको यही इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो देखने को मिलती है, बाकी सारी हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेमराज मेरे भैया, इतना स्पष्ट मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अधिक स्पष्ट की जरूरत होगी, शायद ये आपके लिए बेहतर है। अब देखो, ये समितियां सारी बन चुकी हैं, सारा कार्य हो चुका है। अब बड़ी बात यह होती है कि अब संविधान के ऊपर वाचन किए जाएं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, लेकिन बड़ी बात है कि संविधान के ऊपर वाचन किए जाने चाहिए। संविधान, अब इसका प्रारूप रेडी किया जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं संविधान का पहला प्रारूप कब प्रारंभ होता है, कब बनता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर? माइनर जो है इनके पास छोटे छोटे कार्य थे, मेजर के पास देश का सबसे बड़ा हिस्सा था। अब ये बिल्कुल ऐसे ही पूछ रही हैं कि जैसे आप पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या शक्तियां हैं और तुम्हारे बड़े भाई के पास क्या शक्तियां हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबू ये नहीं दिख रहे हैं तो जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मिल जाएंगे आपको ये। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे मैटर क्या है। आगे अब आप देखेंगे संविधान समिति या फिर संवैधानिक समिति के प्रमुख कार्य व वाचन। तो प्रिंट में अच्छा नहीं आएगा, आ जाएगा हेमू, प्रिंट में अच्छा आ जाएगा। यार मुझे पता है, टेंशन मत लो आप हेमू भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और बताओ क्या हाल है, मुझे तो ये बताओ। हमारे यहाँ एक मास्टर थे मैथ के, हेमराज था उनका नाम भी, तुम वही हो क्या? तुम यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। और यहाँ बाबू टॉपिक आपको हो जाएगा संविधान समिति के संविधानिक
संवैधानिक समिति, संवैधानिक समिति के प्रमुख कार्य, संवैधानिक समिति के प्रमुख कार्य, संवैधानिक समिति के प्रमुख कार्य, संवैधानिक समिति के प्रमुख का कार्य। चलो इनकी बात करते हैं। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपोर्टेंट वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे संविधान का प्रारूप। संविधान का पहला प्रारूप कहां पर रेडी होगा, किस प्रकार से रेडी होगा। संविधान का पहला प्रारूप हम समझेंगे। संविधान का पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप, पहला प्रारूप, पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला प्रारूप। तो संविधान का जो पहला प्रारूप आपको देखने को मिलता है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। संविधान का जो पहला ड्राफ्ट हमें देखने को मिलता है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश किया जाता है। प्रेजेंटेड इन पेश किया गया, प्रेजेंटेड इन यानी पेश किया गया, पेश हुआ कब बाबू, फरवरी 1948 में। किसके द्वारा पेश किया गया था, बाई बी एन राव, बी एन राव ने पेश किया था। बी एन राव का पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। तो दैट इज वेनेगल नरसिंह राव। तो वेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, बेहतरीन। संवैधानिक सलाहकार है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है हमारे। पलक पांडे का डाउट सुनोगे तो तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। पलक पांडे कह रही है कि क्या मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू एक ही आदमी हैं? क्या देखो बाबू, इसमें पता है क्या है कि मोतीलाल नेहरू पिता हैं, जवाहरलाल नेहरू पुत्र हैं, याद रखना। आगे बढ़िए और देखिए, संविधान के पहले प्रारूप पे हमने चर्चा कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम पूछते हैं कि प्रारूप समिति ने सबसे पहले, प्रारूप समिति ने सबसे पहले, ठीक है। चलिए पूछना, आप ये समझिए, प्रारूप समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, समिति द्वारा संविधान का प्रारूप कब आया? सितंबर में आया था। संविधान का प्रारूप कब आया? ड्राफ्ट बाई ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी तो काफी लेट आया है। ड्राफ्ट बाई ड्राफ्टिंग कमेटी आपका कब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको देखने को मिलता है सितंबर 1948, सितंबर 1948 में आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रारूप, संविधान समिति के प्रारूप के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रारूप का मतलब क्या होता है। एक स्ट्रक्चर, एक संविधान, रफ संविधान, उसमें अब चेंजेस की गुंजाइश है, ठीक है, वो रेडी हो गया। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान पर 3 वाचन किए गए हैं। द रीडिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे, जैसे मान के चलो कई बार क्या होते हैं, जैसे हमारे यहां भी होता है, हर जगह होता है, कोई भी बच्चा है कंटेंट लेके आता है कि सर देखो ये कंटेंट मैंने लिखा है, क्या मैं सही हूं? तो हम उसे सुनेंगे कि यार तूने ना ये गलत लिख दिया या तुमने ये गलत लिख दिया, इसको परिवर्तित करो।
तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि संविधान की रीडिंग स्टार्ट हो गई है, कि संविधान को पढ़ के सुनाया जा रहा है, जिसको जो भी समस्या है वो उसमें बताएगा कि जी मुझे ये दिक्कत है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था या इसमें ये भी होना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे स्टार्ट होती है, रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और वो तीन आपको देखने को मिलती हैं। रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टार्ट होता है यहां से? रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर वाचन, और रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूशन आपको देखने को मिलता है। उसको बोलते हैं संविधान पर वाचन। कितने वाचन है? तीन। तीन वाचन है, तीन। कितने वाचन है टोटल? तीन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संविधान पर वाचन। पर वाचन की बात कर रहे हैं, वाचन। संविधान पर वाचन की बात की जा रही है, वाचन की। बताइए सर। ठीक है, तो संविधान पर वाचन की बात करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, संविधान पे वाचन की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। बताइए सर जी। देखो, संविधान पर अगर वाचन की चर्चा की जाए कि संविधान पर वाचन किस तरीके से होगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना। पहला शुरू होता है 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर में स्टार्ट होगा। 4 अक्टूबर से लेकर, नहीं सॉरी, 4 नवंबर, धत तेरी की यार, क्या है ये, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 1948 तक ये संविधान का पहला वाचन है। ये क्या है बाबू? संविधान का पहला वाचन है। अब इसमें क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो पूरी जो समिति थी उसने उसको पढ़ना शुरू किया। उसने उसको पढ़ना शुरू किया कि ये संविधान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। लोगों ने कमियां निकालनी शुरू करी। बहुत सारी कमियां निकली। 100, 200, 300 नहीं, 2000 कमियां निकली। कहा गया कि तुम्हें एक ही तो काम दिया गया था, तुमने वो भी ठीक से नहीं करा। गलत बात है। इस चीज को लेकर कई सारी टिप्पणियां करी जाती हैं, परंतु इसको कहा जाता है संविधान का पहला वाचन। परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, परंतु वो देखो, एक बारे में चीजें आप परफेक्ट नहीं बना सकते। लॉन्जेनियस एक ग्रीक अर्थ जो है थॉट प्रोसीजर रखते हैं, एक फिलोसोफर है, ठीक है, लॉन्जेनियस। लॉन्जेनियस कहते हैं कि विश्व के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार में ही परफेक्ट प्राप्त की जा सके। बदलाव की गुंजाइश हर स्थिति में रहती है, अपितु जो परफेक्ट होता है उसको भी बेटर किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें होती हैं। इसी वजह से हमारे संविधान में आज भी संशोधन प्रक्रिया है, वास्तविकता में काम करती है। तो इस वजह से दूसरा वाचन स्टार्ट किया जाता है 15 नवंबर से। 1948 में स्टार्ट किया गया, और ये बच्चे कितना चलता है? 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक यह चलता है। 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। सर ये क्या बात हुई? अच्छा, टोटल कितने दिन वाचन चला है? ये 114 दिन चला है। कितने दिन चला? 114 डेज। ये तो संभव ही नहीं है। आप कह रहे हो कि साल बदल गई और दिन इतने ही रहेंगे। दरअसल यह हर दिन नहीं चला है। इसका मतलब है संविधान के वाचन को पूर्ण तब माना जाएगा जब संविधान पूरा रीड हो जाएगा। तो एक दिन रीड कर दिया, फिर 2 महीने की छुट्टी मारी, फिर एक दिन रीड कर दिया, फिर 2 महीने की छुट्टी मारी। ऐसे जो दिन है, कितने दिन बहस हुई है? 114 दिन बहस हुई है। इसको बोला जाता है 114 डेज बहस हुई है। डिस्कशन कितने दिन हुआ है? 114 दिन। फिर शुरुआत होती है संविधान के अंतिम वाचन की। संविधान पूरी तरीके से रेडी होकर आ चुका है, लिखा जा चुका है कैलीग्राफी में। अब सब पढ़ रहे हैं उसको, और सबके सामने उसका व्याख्यान किया जा रहा है। मतलब इस प्रकार से मैं किताब लूं कि भारत का संविधान आज 26 नवंबर 1949 को सभी के द्वारा अंगीकृत किया जाता है। भारत के संविधान के अंदर कुल 22 भाग होंगे, अनुसूचियां होंगी, ये सब चीज करी। और वो शुरू होती है आपकी लास्ट 14 नवंबर से 1949 में। और ये संपूर्ण कब होता है सर? 26 नवंबर 1949 में। और इस दिन जाकर आपका जो संविधान है वह पूर्ण मान लिया जाता है। ठीक है, यहां पूर्ण हो गया, पूर्ण, कंप्लीटेड। और संविधान सभा ने कहा कि हमारा संविधान पूर्ण हो चुका है। इसी वजह से आज की डेट में 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर इसको मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस के तौर पर इसको आज की डेट में हम मनाते हैं। इसके आगे की कहानी हम आगे देखेंगे, फटाफट नोट करो।
ठीक है, तो आनंद जी क्लास में आए। आनंद जी को अगर आप नहीं जानते, मैं अवगत कराना चाहूंगा। कहाँ के हो आप? ठीक है। ठीक है, आजमगढ़ से हैं ये। काफी बेहतरीन हमारे मित्रों में से एक है, भाग गए अब तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू भाई। आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर आप डालेंगे। फटाफट से हेडिंग डालिए, संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर। भावनाओं में बह जाना एक विपरीतार्थक चीज होती है। सत्य पर अटल रहना एक अलग बात होती है। हस्ताक्षर। बात को समझिए। ठीक है, सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्नेचर ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाता है कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए हैं, बताइए। देखो, अगर मैं बात करूं संविधान के ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, वो समझिएगा। वो समझिएगा। अरे भाई सीधा हो, मैंने काम में क्यों नहीं करे। संविधान के ऊपर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किए गए हैं 24 जनवरी 1950 में। इससे कई अलग अलग प्रकार से सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल बनता है कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए। ठीक है, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए आरजू? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, बताइए। फर्स्ट टाइम सिग्नेचर किसने किया? फर्स्ट टाइम सिग्नेचर किसने किया? फर्स्ट टाइम सिग्नेचर, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो सबसे पहले हस्ताक्षर जो किए हैं दैट इज बाई, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। टोटल कितने लोग हैं बाबू? टोटल कितने हैं टोटल? 284 सिग्नेचर्स। 284 सिग्नेचर्स हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरा पॉइंट कि चलो सबसे पहले हस्ताक्षर तो चलो आपने क्लियर कर दिया। सबसे पहले हस्ताक्षर तो चलो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन अभी क्या वर्तमान में हम बात करते हैं, सबसे पहले हस्ताक्षर के बाद सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसने किया? फोरमोस्ट। सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसने किया? फोरमोस्ट। फोरमोस्ट हस्ताक्षर किसके? फोरमोस्ट। फोरमोस्ट हस्ताक्षर माने जाते हैं किसके? नाम लिखेंगे आप। राजेंद्र प्रसाद, हिंदी में किए हैं राजेंद्र प्रसाद। यह जो हस्ताक्षर किए गए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखना। उसके बाद आपको दूसरा अगला हेडिंग आपको देखने को मिलता है। सबसे ऊपर हस्ताक्षर ठीक है, फोरमोस्ट हो गया। सबसे नीचे हस्ताक्षर फिरोज गांधी, लोअर मोस्ट हस्ताक्षर। इसको कहा रुको राजीव, ये बताओ। सबसे नीचे हस्ताक्षर, लोअर मोस्ट की बात कर रहा हूं, लोअर मोस्ट। लोअर मोस्ट की बात कर रहा हूं। तो लोअर मोस्ट के बारे में याद रखना। लोअर मोस्ट के बारे में सबसे नीचे, दैट इज अ सिंपल पर्सन, दैट इज नोन एज, बहुत आसान नाम है बच्चे, जो सबसे नीचे हस्ताक्षर करते हैं, लोअर मोस्ट हस्ताक्षर करते हैं, जिनका नाम है फिरोज गांधी। जिनका नाम है फिरोज गांधी, इंग्लिश में करते हैं फिरोज गांधी।
फिरोज गांधी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंटर्स हुए। पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी थी। अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ कुछ लोग कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोग हैं। अच्छा, इन्होंने ही हस्ताक्षर क्यों किए? क्योंकि बच्चे, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, लेट पहुंचे थे इसलिए नेहरू को पहले करने पड़े। अध्यक्ष हैं इस वजह से इन्होंने सबसे ऊपर करे। पहले नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर इन्होंने नेहरू से भी ऊपर हस्ताक्षर करे, राजेंद्र कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये मत सोचा करो कि जीत सर तो इनको नेहरू कह रहे हैं, इनकी इज्जत नहीं करते, जीत सर तो इनको राजेंद्र कह रहे हैं, इनकी इज्जत नहीं करते। नहीं, दरअसल बात क्या होती है कि मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, और वार्तालाप के अंदर कई बार सम्मानजनक शब्दों को मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनको वहां शब्दावली के अंदर वहां पर रखूं। पर कई बार क्या होता है कि टोन ऐसे होने के कारण कई बार मैं बोल देता हूं कि नेहरू ने हस्ताक्षर नहीं किए या राजेंद्र जी ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस तरीके से कई बार बातें होती हैं। राइट? जी हाँ। हाँ, तो उस चीज को वैसे मत देखा करो। ठीक है। गांधी की स्पेलिंग सही है, जो लोग कह रहे हैं ना गांधी की स्पेलिंग गलत है, नो दैट्स करेक्ट एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं महिलाएं कितनी थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए, वो 11 महिलाएं हैं। महिलाएं 11 हैं, परंतु कुछ, ठीक है, कुछ सोर्सेज में दिक्कत है। ठीक है, कुछ स्रोत कहते हैं 15 है, कुछ स्रोत कहते हैं कि 15 है। इवन यूपी में एक परीक्षा हुई थी, यूपी में एक लोअर परीक्षा हुई थी जिसमें भी 15 हस्ताक्षर की ही बात की गई है। परंतु यार महिलाओं की बात करूं, महिलाएं यार 11 जो हैं वो सोर्स है। सोर्स क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर की वजह से ये आपको देखने को मिलता है। हाँ, जिस समय ये पेपर हुआ था, यदि उस समय मैं पढ़ाने की शैली में रहा होता तो मैं क्वेश्चन पे केस कर देता। ठीक है, मैं क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन करता, जिसके संबंध में मैं कोर्ट में भी जाता। ठीक है, चलिए याद रखना। तो यह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है सिग्नेचर का पूरा कंप्लीट मटेरियल। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पूछूं किस महिला ने साइन किए थे, सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने किए थे। महिलाओं में सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने किए हैं, महिला में सबसे पहले सरोजनी ने किए हैं। सरोजनी जी ने कह रहे हैं, सरोजनी, सबसे ऊपर भी इन्होंने किया, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए। हाँ बाबू, अंबेडकर जी ने भी किए थे, ऑब्वियसली बात है, सबने किए होंगे। चलिए, तो मूल विधि की क्लास अब आपकी यूट्यूब पर जो चलने वाली है, इस क्लास में अभी जाके जुड़ जाइए। ठीक है। अरे यार क्या है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने चैनल के ऊपर 96,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप लोग बेहतर तरीके से इस पे चीजें अपने लिए करना चाहते हैं तो काफी अच्छी चीजें आपके लिए चल रही हैं। जैसे ये मूल विधि का सेशन आप ही के लिए लगाया हुआ है, और बाबू इसमें आपके लिए जो शाम को विजयनगर एम्पायर का सेशन लगाया हुआ है, जो बहुत मुश्किल टॉपिकों में से एक है। तो इस पे भी आप रेडी रहना। ठीक है, इस पे भी आप रेडी रहना बढ़िया तरीके से। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या आने देंगे, आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छे से रहना, जरूर देखना कल दोपहर, कल सुबह 11 बजे मूल विधि की वो क्लास जो होगी खासम खास। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।